नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अलमाइटीज इंग्लिश स्पोकन जोन के इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे रेनबो चैप्टर 2 इंग्लिश डाउन द एजेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे पढ़ना ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। सामने बुक्स को अपने ओपन कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा का महत्व और उपयोग in our modern and globalized world creates the impression। हमारे आधुनिक और वैश्वीकृत दुनिया में ये धारणा उत्पन्न करता है, निर्मित करता है that it is the language spoken by the maximum number of people, कि यह भाषा सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। यानी जिस प्रकार से हम अंग्रेजी भाषा को महत्व देते हैं और जिस प्रकार से इसका उपयोग है, इससे इस आधुनिक और वैश्वीकृत दुनिया में ये बात जो है स्पष्ट होती है। ये बात उठ कर के आती है कि यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। However, it is interesting to know that Mandarin Chinese is spoken by approximately 873 million. 873 million people holds this distinction। यद्यपि हालांकि यह जानना दिलचस्प है कि लगभग 873 मिलियन यानी 87 करोड़ 30 लाख लोगों द्वारा बोले जाने वाली मंदारिन चीनी इस गौरव को हासिल करती है। वो इस गौरव को रखती है कि ये सबसे ज्यादा दुनिया में बोले जाने वाली भाषा है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट 309 million people, though it is a language which has its presence in all parts of the world and its power is felt the world over। अंग्रेजी लगभग 30 करोड़ 90 लाख यानी 309 मिलियन, यानी इसका मतलब है 30 करोड़ 90 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। हालांकि यह एक ऐसी भाषा है जिसकी दुनिया के सभी हिस्सों में उपस्थिति है और इसकी शक्ति को दुनिया भर में महसूस किया जाता है। यानी इसे बोलने वालों की संख्या चाइनीज से कम है, जो चीनी मैंदारिन है उससे कम है। ये करीब 30 करोड़ 90 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। हालांकि ये एक ऐसी भाषा है जो दुनिया के हर हिस्से में विद्यमान है, हर जगह उपस्थित है और इसकी शक्ति वो अछूती नहीं है, इसकी शक्ति को दुनिया महसूस करती है। हिंदी इज द थर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। आगे कहते हैं कि विश्व में बोलने वालों की संख्या के मामले में हिंदी तीसरे स्थान पे है। यानी पहला स्थान चीनी मंदारिन को, दूसरा स्थान अंग्रेजी को और तीसरा जो स्थान है वो हिंदी भाषा को प्राप्त है। Another surprising fact is that English is just about 1500 years old and the language we are familiar with is less than 5 centuries old। आगे कहते हैं कि एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि अंग्रेजी सिर्फ 1500 साल पुरानी है। यानी अंग्रेजी कितनी साल पुरानी है? मात्र 1500 साल पुरानी है। और जिस भाषा से हम परिचित हैं वह 5 शताब्दी से कम पुरानी है। यानी अंग्रेजी 1500 साल पहले से विद्यमान है, मगर हम जो बोलते हैं यानी हम जो मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं वो सिर्फ 500 साल पुरानी है। यानी जिसे हम ये मान करके चलते हैं कि बहुत पुरानी भाषा है। हमने पहले चैप्टर में ही बताया था कि जितने भी शास्त्रीय भाषाएं हैं उनसे अंग्रेजी का जन्म हुआ है। आगे ये कहते हैं कि मोर एवर दिस लैंग्वेज हैज गिवन एक्सप्रेशन टू वर्ल्ड
क्लास लिटरेचर इन ऑल जेनर्स। इसके अलावा इस भाषा ने सभी शैलियों में विश्व स्तरीय साहित्य को अभिव्यक्ति दी है। यानी जितने भी वर्ल्ड क्लास के लिटरेचर हैं, दुनिया की जितनी भी साहित्य हैं, उन सब को इंग्लिश में जगह दिया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश ने उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान की है। Shakespeare, Wordsworth, Milton and many others are still considered the greatest master of their art and are relevant for their ideas and literary genius. आगे कहते हैं कि शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और कई अन्य अब अपनी कला के महानतम स्वामी माने जाते हैं। यानी अंग्रेजी के ये महानतम ये राइटर्स हैं, लेखक हैं, इन्होंने जो लिखा है वो कहते हैं कि अपने विचारों और साहित्यिक प्रतिभा के लिए ये जाने जाते हैं, ये प्रासंगिक हैं। इनको अपनी विचार और साहित्यिक प्रतिभा के लिए जाना जाता है। आज भी शेक्सपियर को उसके विचारों की वजह से, उसके लेखनी की वजह से जाना जाता है। The following facts will enable you to understand the reasons which have transformed the once humblest Midland dialect to a position of unparalleled greatness in our times। कहते हैं कि the following facts, ये जो निम्नलिखित तथ्य हैं, will enable you to understand, ये आपको सामर्थ्य बनाएंगे, सक्षम करेंगे, the reason which have transferred the once humblest Midland, ये सक्षम बनाएंगे कि जो एक बार की निम्न और घटिया या निम्न स्तरीय पूर्व मिडलैंड की जो बोली थी, वो हमारे समय में अद्वितीय महानता की स्थिति में ये परिवर्तन हो चुका है। ये कहते हैं कि टू अ पोजीशन ऑफ अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस, यानी अतुलनीय महानता हमारे समय के, इसमें वो उसका पोजीशन हो चुका है, ये परिवर्तन आ चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दुनिया में 3 भाषाएं हैं जो सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। एक है मंदारिन, दूसरा है इंग्लिश और तीसरे स्थान पे हिंदी है। हालांकि अंग्रेजी अपने वैश्विक प्रयोग के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। अब देखिए आगे कहते हैं कि पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ये जो अंग्रेजी के इतिहास के जो काल हैं, किस तरह से उनका जो है वितरण किया गया है। द इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एंग्लो-सैक्सन टाइम्स टू द मॉडर्न एरा हैज बीन अनब्रोकन वन। वो कहते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स के समय से आधुनिक युग की शुरुआत तक अंग्रेजी भाषा का विकास अटूट रहा है। यानी ये कंटिन्यूटी में ये भाषा विकसित होती रही है। आगे कहते हैं वी कैन डिस्टिंग्विश 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री। वो कहते हैं कि वी कैन डिस्टिंग्विश, हम भेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं 3 मेन पीरियड्स, 3 कालों में इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज, जो भाषा का इतिहास रहा है और जो विकास रहा है उसके आधार पे इन द फॉलोइंग मैनर, निम्नलिखित तरीके से। वो कहते हैं कि हम निम्नलिखित तरीके से भाषा के इतिहास और विकास को 3 मुख्य काल में बांट सकते हैं, भेद कर सकते हैं। पहला काल है ओल्ड इंग्लिश, जिसे पुरानी अंग्रेजी कहा जाता है, AD 449 टू AD 1066, यानी 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक जो बोली जाने वाली भाषा थी, ये ओल्ड इंग्लिश कहलाती है, पुरानी अंग्रेजी। आगे दूसरा जो है विभाजन है वो है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश AD 1150 टू AD 1500, यानी मध्यकाल की जो अंग्रेजी है, मध्य अंग्रेजी कह सकते हैं,
1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। मॉडर्न इंग्लिश, इसका जो समय काल दिया गया है एडी 1500 ऑनवर्ड से। आधुनिक अंग्रेजी जिसे हम कहते हैं, यानी 1500 ईस्वी से आगे तक जो अंग्रेजी बोली जाती है उसे आधुनिक अंग्रेजी कहते हैं। अब हम इन तीनों जो है पार्ट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, इसकी विशेषता को जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ओल्ड इंग्लिश, यानी पुराने काल की अंग्रेजी। Throughout this period, English continued to be the language of everyday speech for the common mass. Throughout this period, इस अवधि के दौरान इंग्लिश कंटिन्यू टू इज द लैंग्वेज ऑफ एवरीबॉडी एवरीडे स्पीच फॉर द कॉमन मास। ये अंग्रेजी जो थी आम जनता के रोजमर्रा की बोली की भाषा बनी रही, यानी आम बोल चाल की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा। द डिवीजन मेड above are more for convenience, but it is possible to distinguish certain linguistic features in each of these periods। मगर ये ऊपर दिया गया जो ये विभाजन काल जो है ये सुविधा के लिए है, वास्तविकता ये सुविधा के लिए इसको बांटा गया है, लेकिन इनमें से प्रत्येक अवधि में कुछ भाषाई विशेषताओं को अलग करना संभव है। लेकिन हम ये देखेंगे अलग अलग काल में अलग अलग भाषाई विशेषता रही हैं, तो इस प्रकार से हम इस चीज को बांट करके देख सकते हैं। द ओई पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन। ओई का मतलब है ओल्ड इंग्लिश। ये जो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था, ये जो काल था, इस कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन। ये रूप रचना की वजह से, विभक्तियों की वजह से इसको जाना जाता है, इसको चित्रित किया जा सकता है। यानी इसकी रूप रचना वो डिफरेंट थी, अलग थी। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम these inflections were found to have leveled। और धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, इन विभक्तियों को समाप्त किया गया, ऐसे पैरेलल किया गया, समतल किया गया। यानी ये जो भाषा का जो रूपांतर था इसको धीरे धीरे पैरेलल किया गया। लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस द एज वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। इस काल के दौरान रचित साहित्य का कोई अधिक महत्व नहीं था, यानी जो रचनाएं हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एज कोर्ट patronage was lacking and the age came to be known as the dark age। क्योंकि इस समय जो शासकीय वर्ग के लोग थे, यानी दरबार के संरक्षण की कमी थी, यानी राजा का कोई इसमें प्रश्रय नहीं था। उन लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया और इस वजह से इस युग को अंध युग के रूप में, डार्क एज के रूप में जाना गया। यानी आप ओल्ड इंग्लिश वो पीरियड है जिसे हम डार्क एज भी कह सकते हैं। इस समय जितने भी साहित्य है जो प्रोड्यूस की गई, रचना की गई, उनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अब दूसरा जो काल आता है उसको हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश, यानी इट इज द इंग्लिश ऑफ मिडिल एज। मध्यकाल की अंग्रेजी ये थी। कहते हैं कि फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। यानी 1150 ईस्वी से आगे, उसके बाद से इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्यिक भाषा के रूप में उभरने लगी, यानी इसका उदय साहित्यिक भाषा के रूप में होने लगा। द लैंग्वेज वॉज इनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। ये जो भाषा जो थी, द लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा, वॉज इनरिच्ड यानी इसको समृद्ध किया गया थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग्स, व्यापक रूप से जो उधार लिया गया फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। यानी दो भाषाओं का आप अंग्रेजी में प्रारंभ में समावेश देखेंगे।
यानी फ्रेंच और लैटिन। आप जैसे जेफरी चौसर को पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में उन्होंने फ्रेंच और लैटिन इन दोनों का, यानी इटालियन का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो आप देखेंगे फ्रेंच और लैटिन से व्यापक रूप से उधार के माध्यम से, यानी उससे हमने क्या किया, यानी अंग्रेजी ने बोरो किया, और इस प्रकार से ये जो है भाषा समृद्ध हुई, धनी हुई। Apart from this, too, we other major developments. The other major developments occurred. One was the invention of the printing press in 1476. इन दो चीजों के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण जो उन्नति थी, जो महत्वपूर्ण उन्नति हुई, इन दो के अलावा अन्य प्रमुख घटनाक्रमों में से एक 1476 में, यानी 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार था। आपको ये बता दें, जब प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ उस समय से किताबें छपने लगे और लोग लिटरेचर की ओर मुड़े, ज्यादा से ज्यादा जो है राइटिंग्स की गई। और दूसरा क्या हुआ, एंड द अदर बीइंग अ कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी। और दूसरा क्या था इसमें कि इसमें कहता है कि वन वाज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 1476, द अदर बीइंग अ कंसिडरेबल राइज इन लिटरेचर। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा घटनाक्रम, साक्षरता में काफी वृद्धि हुई, यानी साक्षरता दर बढ़ा, लोगों ने किताब जब छपनी शुरू हुई, लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया। The great vowel shift also took place during this time, और इसी समय महान जो vowel का जो स्थानांतरण हुआ इसी काल में हुआ। यानी ये ग्रेट vowel shift एक ऐसी घटना है जिसने भाषा को और ज्यादा इनरिच किया और समृद्ध किया। All these factors contributed tremendously to creating a language for both spoken and written purposes। ये कहता है कि इन सभी कारकों ने बोलने और लिखित उद्देश्यों के लिए एक भाषा बनाने में जबरदस्ती योगदान दिया। यानी ये जो सारे कारक हैं, क्या कौन कौन से कारक? पहला जो कारक था वो ये था कि भिन्न भिन्न भाषाओं से यानी फ्रेंच और लैटिन से व्यापक रूप में शब्दों को शामिल किया गया। दूसरा और कारण क्या था? 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और इससे साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई। अगला जो कारण था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का, इसकी वजह से भी भाषा समृद्ध हुई। और इस प्रकार से इन सभी कारकों की वजह से बोलने और लिखित उद्देश्यों के लिए एक भाषा निर्मित हुई, और ये सारे कारक मिलकर करके एक भाषा को बनाने में उन्होंने जबरदस्ती योगदान दिया। अंतिम था, जो आखिरी हम पीरियड पढ़ने जा रहे हैं, वो है मॉडर्न इंग्लिश। ये महत्वपूर्ण है, मॉडर्न इंग्लिश। तो इसमें क्या है देखें हम लोग, इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। 1500 ईस्वी से अब तक इस्तेमाल की जाने वाली अंग्रेजी को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। यानी आप देखोगे पहला जो पीरियड था वो 449 से 1066 तक, दूसरा पीरियड था 1150 से लेके 1500 तक, और उसके बाद तीसरा जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है जो कहलाता है वो 1500 से लेकर के अब तक के जो समय के इंग्लिश को हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। तो आगे कहता है रिसेंटली दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश। हाल फिलहाल में इस अवधि को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे नाम दिया गया मॉडर्न और न्यू इंग्लिश। एक को कहा गया मॉडर्न और दूसरे को कहा गया न्यू इंग्लिश, यानी नई अंग्रेजी। From the beginning of the modern period to the end of the 19th century, क्या कहता है? यानी
आधुनिक युग की शुरुआत से लेकर के 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइजल्स। मॉडर्न जो पीरियड की शुरुआत से लेके 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी मूल रूप से ब्रिटिश द्वीपों की भाषा थी। आइजल का मतलब होता है द्वीप। ये छोटे 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 जो द्वीप हैं, इंग्लैंड जो है वो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये जो है ये बेसिकली क्या थे, द्वीपों की भाषा थी। द्वीप में ये लोग बोला करते थे। With the territorial expansion of the British Empire, together with the growth of science, industry, politics and literature, the English language enriched itself by successful adding to its vocabulary and the flavor of the countries the British has colonized. इस लाइन को बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइन आप समझिएगा। विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार के साथ, यानी क्षेत्रीय विस्तार हुआ और उसके विस्तार के साथ टुगेदर विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, और साथ में साइंस यानी विज्ञान, इंडस्ट्री यानी उद्योग, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, एंड लिटरेचर यानी साहित्य के विकास के साथ, यानी एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार और दूसरी तरफ विज्ञान, उद्योग, राजनीति और साहित्य के विकास के साथ क्या हुआ, द इंग्लिश लैंग्वेज एनरिच्ड इटसेल्फ, अंग्रेजी भाषा ने खुद को समृद्ध किया, बाय सक्सेसफुल एडिंग टू इट्स वोकैबुलरी, उसने क्या किया, अपने शब्दकोश में सफलता पूर्वक उसने शब्दों का समावेश किया, एंड द फ्लेवर ऑफ द कंट्रीज, और भिन्न भिन्न देशों के जो रंग थे या फिर उनका जो स्वाद था, जो टेस्ट था, उसको अपने में शामिल किया। कहने का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न देशों के शब्दावलियों को अंग्रेजी ने एडॉप्ट किया, अपने में शामिल किया। द ब्रिटिश हैड कॉलोनाइज्ड इट, ये वो देश थे जहां पे अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, जहां उन्होंने कॉलोनी बनाई। इन द 20th century, the erstwhile colonies of the British Empire acquired freedom। कहता है कि 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व कॉलोनियों ने स्वतंत्रता हासिल कर ली। वो जो कॉलोनी जहां ब्रिटिश ने अपने आप को स्थापित किया था, अपनी कॉलोनियों को स्थापित किया था, ये 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये सारे धीरे धीरे कॉलोनी आजाद होने लगे। द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज, हालांकि उन्होंने, अंग्रेजों ने देश को छोड़ दिया, ब्रिटिश इंग्लिश रिमेंड, मगर देश में अंग्रेजी विद्यमान रही। यानी जिस जिस देश में गए वहां अंग्रेजी आज बोली जाती है। इनसे न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से यहाँ क्या कहते हैं, इनसे इस प्रकार से न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश, नए प्रकार की अंग्रेजी हैव इमर्ज्ड, उत्पन्न हुई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नई प्रकार की अंग्रेजी उत्पन्न हुई, उसने जन्म लिया। सम ऑफ दीज आर अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश एक्सेट्रा, और कुछ उनमें से हैं अमेरिका में बोली जाने वाली अंग्रेजी, इंडियन इंग्लिश यानी भारत में बोले जाने वाली अंग्रेजी, कैनेडियन इंग्लिश यानी कनाडा में बोली जाने वाली अंग्रेजी। यानी जहां जहां ये अंग्रेज ने अपने उपनिवेश को स्थापित किया, वहां वहां उस प्रकार की अंग्रेजी का जन्म हुआ। इन सिंपल टर्म्स, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरा और पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिशेस। सरल शब्दों में अंग्रेजी भाषा के विकास और विकास में नवीनतम अवधि को
नई अंग्रेजी का युग या नई अंग्रेजी की अवधि कहा जा सकता है। यानी सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है इन सिंपल टर्म्स, द लेटेस्ट पीरियड, जो अभी हाल फिलहाल का जो काल है, इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के विकास में, उसकी उन्नति में, मे बी कॉल्ड एरा और पीरियड ऑफ द इंग्लिश। इसको क्या कहा जाता है? नई अंग्रेजी का काल कहा जा सकता है, नई अंग्रेजी की अवधि कहा जा सकता है। This new terminology is enough to indicate how the language manifests itself, modes to serve the basic purpose of human communication. यह नई शब्दावली, ये जो नई टर्मिनोलॉजी है, ये काफी है टू इंडिकेट, बताने के लिए हाउ द लैंग्वेज मैनिफेस्ट इटसेल्फ, कैसे ऐसे भाषा ने अपने आप को ढाला है, मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड मोड्स टू सर्व द बेसिक पर्पस, और इसने अपने आप को ढाल कर करके जो मानवीय जो संचार है उसके मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये नई शब्दावली ये बताने के लिए पर्याप्त है कि मानव संचार के मूल उद्देश्य की सेवा करने के लिए भाषा किस तरह से, इस भाषा ने अपने आप को किस तरह से ढाला है। आगे कहते हैं द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक अ flowing river, meandering across continents, absorbing the native soil and entering the hearts of the people. ये लाइन क्या कहता है? द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी की कहानी, यानी इस भाषा की कहानी एक बहती नदी की तरह है जो महाद्वीपों के बीच मंडराती है या घूमती रहती है और देशी मिट्टी को अवशोषित करती है और लोगों के दिलों में प्रवेश कर लेती है, यानी उसने लोगों की दिलों में जगह बना लिया है। यहाँ कहते हैं कि ये जो अंग्रेजी की कहानी यही है, ये बहती हुई नदी की भांति है। ये क्या होती है? कॉन्टिनेंट्स में ये घूमती है, यानी जितने भी महादेश हैं उन सब में इसका आना जाना है। एब्जॉर्बिंग द नेटिव सॉइल, और इसने क्या किया है? देशी मिट्टी को अपने अंदर समाहित कर लिया। देशी मिट्टी का यानी देशी भाषा को, देशी भाषा के शब्दों को अपने में शामिल किया है। एंटरिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, और इस प्रकार से उसने क्या किया है? लोगों के हृदय में प्रवेश किया है, अपने आप को लोगों के दिलों में जगह दिया है। नो सरप्राइज देयरफॉर if the people of all over the world have accorded the status of an international language to English. अब कहता है कि नो सरप्राइज, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर दुनिया भर के सभी लोगों ने अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की सहमति दी है, यानी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी है, यह आश्चर्य की बात नहीं है। दुनिया भर के लोगों ने अंग्रेजी को अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया है, दर्जा प्रदान किया है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इस वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय संचार की भाषा के रूप में उपयुक्त पाया गया है, यानी एक ऐसी भाषा है, ये जो वैश्वीकरण का युग है, विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए अगर जिस भाषा को उपयुक्त पाया गया है वो है अंग्रेजी भाषा। It has also equipped itself to serve as the language of the present cyber age. इसने वर्तमान साइबर युग, आज मोबाइल का युग है, कंप्यूटर युग है, ये संचार का जो युग है, ये वर्तमान साइबर युग जिसे कहते हैं, इट हैज आल्सो इक्विप्ड, इसने अपने आप को सुसज्जित किया है इटसेल्फ, खुद से, टू सर्व एज द लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंट साइबर एज,
यानी वर्तमान साइबर युग की भाषा के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए इसने अपने आप को सुसज्जित किया है। यानी इसने अपने शब्दावली में विस्तार किया है। बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द शामिल हुए हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में निहित है, अंग्रेजी में ही विद्यमान है। In the next few pages, we will discuss the characteristics of the English language which have contributed to its growth and development. अगले कुछ पन्नों में हम अंग्रेजी भाषा की विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में बातें करेंगे, जिन्होंने इसके विकास और इसके विस्तार में योगदान दिया है, कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ है, कैसे इसमें ग्रोथ हुआ है। We will study about the next chapter. तो ये था दूसरा चैप्टर। आई थिंक सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियो आने पे, और अपने बहुमूल्य कमेंट को करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।